एक नकली जो विचारधारा है उससे जोड़कर इस देश की जो मूल विचारधारा है उसकी ओर हमें ध्यान दिलाना है। यही उद्देश्य हमारी प्रोफेशनल कांग्रेस का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मान चाहूँगा कि इस नगरी में हमारे मेरे परम मित्र और हमारे बहुत ही युवा अभिभाषक और ज्योतिला अभिभाषक जाके इंदौर में भी इनका नाम चलता है, उन्होंने वहाँ प्रोफेशनल कांग्रेस को मैं जिंदा कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयसिंह जी। जैसा कि इस प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शशि थरूर जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय बागड़िया जी हैं। प्रोफेशनल कांग्रेस के आगे क्या कार्यक्रम है, हम सब इसमें अपनी क्या भागीदारी कर सकते हैं, कांग्रेस को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं, इन सब बातों को लेकर, इन सब बातों को शेयर करने के लिए अजय बागड़िया जी आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आगे के इस प्रकोष्ठ के अपने कार्यक्रम के बारे में बताएं और हमारे सभी से रूबरू हों, चर्चा करें। आदरणीय अजय बागड़िया जी। स्वागत की इस कार्रवाई में हम उन दो लोगों का स्वागत करना भूल गए जो मेरी बाईं तरफ बैठे हैं, कांग्रेस का पर्याय बन चुके देवास शहर के लिए मेरे अभिन्न मित्र जयसिंह जी और मेरा छोटा भाई टिंकू। मैं चाहूंगा कि तालियां चलती रहे जब तक मेरे छोटे भाई के लिए भी तालियां कमजोर हैं। धन्यवाद आप सभी का शुरू में कि आप सबने अपनी मसरूफियत में से कुछ समय निकाला और यहाँ उपस्थित हुए और ये मौका दिया कि मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ आपसे और औपचारिक तौर पर दिल खोलकर बातें कर सकूँ। करीब 1.5 वर्ष पहले डॉक्टर शशि थरूर और राहुल जी के मन में विचार आया कि इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के वो प्रोफेशनल्स जो अपनी तरह से समाज को, किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्र के निर्माण में और समाज के उत्थान में योगदान देना चाहते हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास कोई जगह नहीं है। इस विचार को लेकर के डॉक्टर शशि थरूर की मीटिंग राहुल जी से हुई और मात्र आधे घंटे की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक राजनीतिक दल का बनाया जाए जो प्रोफेशनल्स को आगे आने के लिए प्लेटफॉर्म दे, उनकी आवाज़ उठाने के लिए एक जगह प्रोवाइड करे और उनकी आवाज़ को वो सशक्तिकरण दे जिसकी आज तक कभी महसूस पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। आप सब अपने आप में झांक करके देखिए। मैं मानता हूं कि आप सब कांग्रेस विचारधारा के व्यक्ति हैं और कांग्रेस विचारधारा से ज़्यादा इस देश का हित चाहने वाली विचारधारा के व्यक्ति हैं। आज के पहले उन लोगों के लिए जो एयरपोर्ट जाकर के किसी नेता का स्वागत करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं, जो झंडा उठा करके जुलूस में जाने का बहुत ज़्यादा विचार नहीं रखते हैं, या जो धरने पर बैठकर अपनी आवाज़ में जोर जोर से नारे नहीं लगाना चाहते, लेकिन वो जो वैचारिक तौर पर लोगों को जोड़ना चाहते हैं या वैचारिक तौर पर लोगों से बात करके उनकी मानसिकता परिवर्तित करना चाहते हैं, इसके लिए न कोई जगह थी न कोई स्थान था। तो इसकी शुरुआत मात्र आज से करीब 1.5 साल पहले हुई। पहले 6 महीने तैयारी में लग गए। 6 महीने के बाद करीब पिछले 1 साल से एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सशक्त संस्था के तौर पे ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस बनी है। मैं डॉक्टर शशि थरूर से अक्सर कहता हूँ, जब 2 बार उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा साहब आपके काम को देख करके मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उसका साक्षात उदाहरण आप लोगों की उपस्थिति इस हॉल में है, आप लोग आज पधारे हैं। तो ऐसे कुछ विचारों को मन में रखकर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई और उन लोगों को जोड़ने का प्रयास सतत, निरंतर, लगातार जारी है जो अपने वैचारिक रूप से, अपने विचारों से, अपने बात करने की क्षमता से, अपनी सोच से और अपनी रीजनिंग जिसको कहते हैं उससे लोगों से बात कर सके और इस राष्ट्र के लिए सही क्या है ये चीज़ उन तक पहुंचा सके। बहुत सारी मीडिया की स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं है। मीडिया
दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि करीब करीब एक ही राजनीतिक दल से इतना जुड़ गई है कि किसी भी चीज को ऑब्जेक्टिवली देखने को तैयार नहीं है। रहा सवाल हमारे आसपास के भक्तों का, तो आपने भक्तों की स्थिति ये देखी है कि ऐसा लगता है कि वो अंधे हो गए हैं किसी मोह में। क्यों हो गए ईश्वर जाने, उनकी आंख कब खुलेगी ये भी ईश्वर जाने। लेकिन ऐसे परिदृश्य में, ऐसे बैकग्राउंड में बहुत जरूरी हो गया है कि कुछ लोग आवाज उठाने के लिए इस देश के लिए आगे आए। मैं मानता हूँ कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके पहले की आज़ादी का फिर से वही जज्बा जरूरी है इस देश को बचाने के लिए, और इसलिए मैं आप लोगों की मदद आपसे मांगने आया हूँ। थोड़ा सा आगे चले, चुनाव नजदीक है, कुछ मन की बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। वो वाली मन की बात नहीं जो प्रधान सेवक जी अक्सर कहा करते हैं, छोटा आदमी हूँ इसलिए साधारण से मन की बात करने की कोशिश करूँगा। 5 या 6 मुख्य बातें जो मेरी नजर में आती हैं जिन्होंने इस देश का पूरी तरह सत्यानाश कर दिया 2014 के चुनाव के बाद। शुरुआत में देखें तो चुनाव के पहले कई वादे याद आते हैं। कुछ भाषण प्रधान सेवक जी के अगर हम देखें तो उन्होंने तरह तरह से उस समय जब कांग्रेस पावर में थी उनकी गलतियां ढूंढी थी, त्रुटियां ढूंढी थी और उन्हें गलत बताने में, गालियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक भाषण उनका याद करें तो याद आता है कि भाई आप कांग्रेस मुझे ये जवाब दें कि काला धन वापस क्यों नहीं आ सकता जब सरकार में पावर में आप मुझे पावर में लाइए। भारतीय जनता पार्टी अगर पावर में आई और मैं प्रधानमंत्री बना तो सारा काला धन जो विदेश में जमा हिंदुस्तानियों का वापस आएगा। हम सब ने भाषण देखा होगा। दूसरा सवाल था कि 15 लाख रुपए, जैसा कि जयसिंह जी ने फरमाया, 15 लाख रुपए हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में आ जाएंगे जब वो काला धन जैसे ही हम वापस लाएंगे। तीसरी बात जो उन्होंने बहुत जोर से उठाई थी कि जब देश आपका, सेना आपकी, सीमा आपकी, सीमा सुरक्षा बल आपका, सारी इंटेलिजेंस आपकी, तो कैसे संभव है कि सीमा पार से कोई सैन्य कार्रवाई दूसरा देश आपके घर में घुस करके करता है और वो सैन्य कार्रवाई का जवाब नहीं दे सकते, दूसरे देश में जाकर के उसका रोना रोते हैं, कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उसका जवाब यही दीजिए, उसी देश में घुस करके दीजिए। चीन को लाल लाल आंखें करके आंखों में डाल के बात कीजिए। ऐसे कई भाषण थे। अब नजर डालें उस परिदृश्य को थोड़ा बदलता हुआ देखकर आज के परिप्रेक्ष्य। 15 लाख रुपए की जहां तक बात है, 15 लाख का तो प्रश्न ये है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद लोगों की जेब से 15 लाख, कई लोगों की जेब से 1 नंबर के पैसे निकल गए। 15 लाख का बहुत लोगों को नुकसान हुआ। 15 लाख रुपए वापस आने का तो कोई प्रश्न नहीं है किसी में। बाद में नितिन गडकरी जी ने कहा कि भाई ये तो एक चुनावी जुमला, चलिए मान लेते हैं। दूसरा सवाल था काले धन को वापस लेंगे। काला धन तो इस देश में वापस आया नहीं, जो सफेद धन इस देश का था उसको लेकर के कई लोग हिंदुस्तान छोड़ के जरूर भाग चुके हैं, जिसमें आज तक कोई वापस नहीं आया। हम नाम सभी जानते हैं। उसके बाद रहा सीमा पर तैनात बल, सेना के लोग, हमारी देश की इंटेलिजेंस। उसका जवाब हम रोज देखते हैं कि हमारे यहाँ सीमा पार से आतंकवाद की कार्रवाई सतत निरंतर जारी है। वो कश्मीर हो, वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हो, या वो इससे जुड़े हुए खूबसूरत, वाकई जो खूबसूरत प्रदेश है, बाकी खूबसूरत जो शहर है हिंदुस्तान की पूर्व कार्रवाई वो नहीं हुई। मोदी जी से इच्छा तो होती सवाल करने की कि साहब आज भी देश आपका है, जो मेजोरिटी आपके पास संसद में वो तो ऐतिहासिक है, कब रही है? सेना भी आपकी, आप तो राजनीति करना भी जानते हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, तो ये कार्रवाई क्यों होनी? क्यों हमारे 40 जवान पुलवामा में मर जाते हैं? क्यों पठानकोट में अटैक होता है? क्यों हमारी संसद पर अटैक होता है? लेकिन प्रश्न तो तब करें जब मोदी जी किसी प्रश्न को सुनने को तैयार। एक अजीब से प्रधानमंत्री इस देश ने चुने हैं जो ना मीडिया के सामने जाते हैं, ना और किसी के सामने बात करने की इच्छा रखते हैं। 5 साल में मित्रों हम सब जानते हैं कि ना मीडिया को उन्होंने कभी फेस करा, ना डायरेक्ट कभी पब्लिक को फेस करा, ना ही किसी सवाल का जवाब देना उचित समझा। एक तानाशाह के रूप में देश चलाने की जो इच्छा उनके मन में जागृत हुई थी 2014 से, उस इच्छा को उन्होंने पूरा करा है इस 5 सालों में। इसके बाद हम आगे बढ़े। डिमोनेटाइजेशन का पहला निर्णय 8 नवंबर की तारीख थी, तब याद रखो 8 नवंबर की वो काली रात हिंदुस्तान के, मेरे ख्याल से तो इकोनॉमिक हिस्ट्री में इससे गलत निर्णय 1947 के बाद कोई नहीं हुआ। जो काला धन लोगों के पास था वो सफेद धन भर के बैंकों में जमा हो चुका है। यानी जिस रुपए के लिए बैंक की लायबिलिटी नहीं थी, आज बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई है उस रुपए से जो लोगों ने बैंक में जाकर के जमा कर दी। 99.96% रुपया वापस आ गए।
ना ही कोई रोड हमें चलते दिखे, ना ही कोई रोड नदी में बहते दिखे जैसा कहा गया था। मोदी ने जगह जगह पर मजाक उड़ाया था इस बात का लेकर के। जापान के कार्यक्रम में कहा था कि घर में शादी, याद करिए वीडियो आपने देखा होगा, घर में शादी है पैसे नहीं है, बाहर दूल्हा खड़ा है खाना खिलाने के पैसे नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूँ आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश का जिसके आप प्रधानमंत्री हैं, इस जनता का जिसने आपको अपना विश्वास के रूप में मत देकर के चुना, इनका जाकर क्या विदेश में मजाक उड़ा इस तरीके से उस निर्णय पे जिसपे अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा सा आगे चले तो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन। जीएसटी के बाद जब कांग्रेस करती थी पुरजोर विरोध नरेंद्र मोदी जी ने हर उनके भाषण में करा है कि भारतीय जनता पार्टी जीएसटी लागू नहीं होने देगी। न सिर्फ उन्होंने जीएसटी लागू होने दिया, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से लागू होने दिया कि 8 से लेकर के 28% तक का टैक्स, जो अब जाकर के उन्हें शायद एहसास हुआ उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या गलत कर दिया, जीएसटी का गलत। जीएसटी के बाद से आगे बढ़े तो तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी का। बेरोजगारी अगर आप देखें तो बेरोजगारी का आंकड़ा 3.4% 2014 में था। 2014 में बेरोजगारी का प्रतिशत 3.4% था, वो बढ़ के 7.1% हुआ 2016 में। तो उसके बाद से सरकार ने आंकड़े देना बंद कर दिए। समय समय पे मीडिया ने भी उनसे, एक पर्टिकुलर चैनल जो फिर भी ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखती है, उन्होंने पूछा कि भाई आपने मीडिया आंकड़े देना क्यों बंद कर दिया सरकार ने? बोले देंगे, अभी हम स्थिति में नहीं आंकड़े देंगे। तो आज तो ईश्वरी जाने की बेरोजगारी का प्रतिशत क्या है इस देश में। 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देने का वादा, जो स्टैटिस्टिक्स सामने आई है वो ये कहती है कि 2 लाख नौकरियां भी साल में नहीं दी गई। अरे मैं तो कहता हूँ पकौड़े तलने वालों की भी गिनती करके तो भी 2 करोड़ नहीं होती। जैसा कि प्रधान सेवक कहते हैं कि पकौड़े तलने वाला भी अपने आप में काम है, उसको भी गिनने तो भी 2 करोड़ नहीं होती। तीसरा सफेद मुद्दा। चौथा कश्मीर का ज्वलंत मुद्दा। कश्मीर एक शांत प्रदेश बन चुका था कांग्रेस regime में। जब कांग्रेस सत्ता में थी, आपको याद होगा कि कश्मीर वापस उसी मनोरम रूप में, वाकई उस सुंदरता के रूप में, घर फिरदौस ज़मीनस्त अमीनस्तु 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 अमीनस्त, अगर दुनिया में जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही है। और लोग जाने लगे थे, देखने लगे थे, आतंकवाद का खात्मा हो गया था, शांति वापस स्थापित हो चुकी थी। उस कश्मीर में पीडीपी से अलायंस करा, पीडीपी से अलायंस करने के बाद अलायंस को फिर तोड़ा, अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो सारे निर्णय लिए जो न सिर्फ कश्मीर में रहने वालों के लिए खराब थे, पर कश्मीर उस दिन से आज तक चल रहा है। चौथा निर्णय। पांचवी बात अगर हम देखें जो उन्होंने करी है, तो उसके बाद अच्छे दिन जरूर आए, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए, उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिक के लिए जो रुपया कमा करके इस देश से भागता है, या बीजेपी से जुड़े उन दलालों के लिए जिन्होंने बीजेपी नेताओं के माध्यम से रुपए कमाए, उस समाज के छोटे से वर्ग को अगर हम छोड़ दें तो मुझे तो कोई अच्छे दिन नहीं आते दिखते, न कोई अच्छे दिन आए और न ही कोई अच्छे दिन आएंगे। अब अगर आप बात करें तो 2022 की बात करते हैं सब, मुझे समझ नहीं आता 2022 की बात आप करते हो तो पिछले 5 साल में आपने क्या करा। 2 मुख्य बातें और सामने आती है जो तरह तरह का सवाल उठता है, और ये सवाल आमतौर पर उठता है, मैं इस पर आपका जरूर ध्यान चाहूंगा 1 मिनट के लिए। एक सवाल उठता है जो हमारे प्रधान सेवक जी बहुत ऊंची आवाज में उठा कर कहते हैं, उनको देख करके मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी कहते हैं और उनके भक्त भी कहते हैं, 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। पहली बात तो 60 साल का शासन सिर्फ कांग्रेस का था या नहीं था, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है। 1 मिनट को बहस के तौर पर या बात करने के तौर पर ये मान ले कि 60 साल में कांग्रेस ने करा, तो 60 साल में कांग्रेस ने ये करा आदरणीय प्रधान सेवक जी कि आपके खुद हिसाब से आप एक चाय के ठेले पे चाय बेचते थे, आप जैसा व्यक्ति उठ करके इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। इससे ज्यादा और विकास अगर भारतीय जनता पार्टी को 60 साल देते तो देश का प्रधानमंत्री चाय का ठेले पे चाय बेचते हुए नजर आता आपके निर्णय के बाद। और फिर पूछते 60 साल में क्या विकास करा है। आप जैसा व्यक्ति जो अलावा मूर्ख बनाने के इस देश को पिछले 5 साल से कुछ नहीं करता, जो अपनी वाक पटुता पर, अपने बात करने की कला के कारण चाहे जो कहानी चाहे जहां रचता है और सीधे सीधे सफेद झूठ बोलता है, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर के देश में आया, इससे ज्यादा विकास और क्या होगा। एक मुख्य सवाल और उसमें मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे, जो अक्सर उठता है। ये भी ठीक है, मोदी साहब मान लीजिए सही निर्णय नहीं लेते, मान लीजिए उनके निर्णयों में त्रुटि है, मान लीजिए मोदी जी ने गलती करी, मान लीजिए आप मोदी जी को वोट नहीं देना चाहते, तो ये पूछते विकल्प क्या है।
मैं चाहता हूँ ये जवाब आप सुने और अगर आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े तो जवाब दें। तो मेरा जवाब ये है मित्रों की बीमारी का कोई विकल्प नहीं होता, बीमारी का इलाज होता है। विकल्प होता है सकारात्मक सोच का, विकल्प होता है काम करने की क्षमता का, विकल्प होता है कर्तव्य परायणता का, विकल्प होता है देश के प्रति प्रेम का, विकल्प होता है राष्ट्र के लिए कुछ काम करने का, विकल्प होता है लोक सेवा का, विकल्प होता है राष्ट्र निर्माण का। बीमारी का भी विकल्प होता है। मैं सिद्धार्थ से पूछूं, एक बात बताइए, तुम्हें जॉन्डिस है, चलो दूसरी बीमारी क्या लोगे तो हम जॉन्डिस ले लेते हैं। तो आप बैठ के कहोगे मुझे कि क्या बात करो भैया, आप तो मेरी बीमारी का इलाज करिए, विकल्प का क्या प्रश्न। तो बीमारी का कोई विकल्प नहीं होता मित्रों, विकल्प की बात छोड़ दें, इन्हें बदलना बहुत जरूरी है। राष्ट्र के हित में जब तक ये नहीं बदले जाएंगे, जब तक इस देश का भला नहीं होगा। एक छोटी सी बात आपके सामने और करना चाहता हूं, जो आज का ज्वलंत मुद्दा है, राफेल डील का। ये बात हम टीवी पर देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, राहुल जी बहुत सशक्त रूप से इस आवाज को उठाते हैं, कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता इस बात को उठाते हैं। उसको मैं 2 मिनट में आपसे साझा करना चाहूँ। 2007 में कांग्रेस की सत्ता के समय 18 राफेल विमान खरीदने का सौदा फ्रांस की कंपनी से हुआ। वो सौदा ये था कि 18 राफेल विमान, लड़ाकू विमान हम खरीदेंगे और 28 विमान बनाने की टेक्नोलॉजी आप हमें बेचेंगे, जो विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बैंगलोर में बनाएगा। इस प्रपोजल को डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के तहत 3 अलग अलग कमेटी ने कंसिडर करा, जो कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में प्रिस्क्राइब है। कोई भी खरीदी इस देश में डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के बिना नहीं हो सकती, ये तयशुदा बात है। एक होगी कैटेगराइजेशन कमेटी, उन 3 कमेटी में से कैटेगराइजेशन कमेटी ने निर्धारित करा कि 18 विमान खरीदे जाएंगे, बाकी हम इसलिए नहीं खरीदेंगे, अगर हम जीवन भर विमान खरीदते रहे तो हमारी टेक्नोलॉजी कब डेवलप होगी। तो तकनीकी असिस्टेंस के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में तकनीक राफेल विमान बनाने वाली कंपनी हमें देगी और हम उसमें फिर हिंदुस्तान में अपने आप को सक्षम बनाएंगे, इंडिजनाइज करेंगे। वो चीज 2007 से चल के एग्रीमेंट साइन हो गया, राफेल विमान का टेस्ट हो गया, टेस्ट होने के बाद वो अप्रूव हो गया, वहां तक बात पहुंच गई जहां तक राफेल विमान आने थे। एक दिन मोदी जी को ख्याल आया कि क्यों ना हम जाकर के इस बारे में चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री आप देश के जा सकते हैं फ्रांस में। लेकिन उसमें खास बात ये थी मित्रों कि साथ में अनिल अंबानी जी को फ्रांस ले गए। उसी विमान में जिसमें प्रधान सेवक जी गए, उसमें अनिल अंबानी जी बैठ के गए और राफेल बनाने वाली कंपनी से जाकर के उन्होंने संपर्क करा कि हम एक बीच में कॉन्ड्यूट, बिचौलिया, इंटरलॉक्यूटर, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, ये खरीद के बीच में बैठेंगे और इनके थ्रू खाली खरीदी होगी। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हॉलैंडे जो उनके वहां के प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के, उनसे पूछा गया कि बीच का आदमी कहां से आया, तो उन्होंने फ्रांस की पार्लियामेंट में जवाब दिया कि इंटरलॉक्यूटर या जो बीच का आदमी आया है, जिसे भारत सरकार लेके आई, हमारा नहीं आदमी, उसको इंट्रोड्यूस करा गया। और जब उसको इंट्रोड्यूस करा गया तो मुद्दा उठा कि 3 कमेटी का अप्रूवल कहाँ है, तो उन सारी कमेटी के अप्रूवल को दरकिनार कर दिया गया। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो होता है उसको दरकिनार कर दिया गया। ये कहा गया कि 18 की जगह शायद 28 विमान, अगर मैं गलती नहीं करता हूँ, हम खरीद देंगे और उसका जो बीच में पैसा बनेगा वो अनिल अंबानी जी की जेब में जाएगा। बाकी टेक्नोलॉजी जब आएगी वो तब आएगी, वो आज तक आई नहीं है। 28 विमान हमने खरीदे। उसके बाद कांग्रेस ने, जैसा कि किसी की सत्ता, किसी की विपक्ष में, सकारात्मक विपक्ष में बैठने वाली पार्टी को करना चाहिए, चिल्ला चला करके राहुल जी ने कहा कि साहब कम से कम एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तो बैठा दीजिए, इस पर एक जेपीसी कंस्टिट्यूट करिए, वो जेपीसी को कंसिडर कर लीजिए। उसका जवाब नहीं में दिया गया, उसका विरोध करा गया, वो जेपीसी आज तक कंस्टिट्यूट नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर उठाया गया प्रशांत भूषण जी के वकील द्वारा और अरुण शौरी जी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में गलत दस्तावेज पेश करके सुप्रीम कोर्ट को उस मैटर को खत्म कर दिया गया। उस पर रिव्यू पिटीशन जब फाइल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे एंटरटेन करके कहा कि शायद बहुत कम मुकदमे हैं जिनकी रिव्यू पिटीशन में सार्वजनिक हियरिंग होती है, हम ओपन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की हियरिंग करेंगे, क्योंकि हमारे सामने जो तथ्य रखे गए वो गलत है। राफेल मुद्दे के पैसे कहाँ गए, राफेल मुद्दे में अनिल अंबानी जी को क्यों बीच में बिठाया गया था, क्यों जरूरत थी उनके बीच में, इसमें कितना रुपया बटा है, इसमें सरकार की क्या साझेदारी है, कौन कौन व्यक्ति शामिल है, ये आज तक एक रहस्य है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी रक्षा मंत्री शायद निर्मला सीतारमण है, मैंने तो कोई बयान ही उनका नहीं सुना राफेल मुद्दे पे आज तक। जब उनसे पूछने गई मीडिया तो बोली अच्छा ऐसा हुआ क्या, तो रक्षा मंत्री कौन है देश की,
रक्षा मंत्री चुप है, फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देता है, फाइनेंस की बात करो तो पीयूष गोयल जवाब देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है देश का हो क्या रहा है। तो ये सारी चीजें एक साथ जब हमारे सामने आती थी, ये आज चीजें इतनी मौजूद इसलिए हैं कि चुनाव हमारे सामने खड़े हैं। अगर हम लोग मिलकर के, जो भी यहाँ से कांग्रेस का आपका प्रत्याशी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जैसे कि दरबार से मैंने मेरे राजनीतिक जीवन और सार्वजनिक जीवन बहुत कुछ सीखा है मित्र के रूप में। ये जब इंदौर आया इनके साथ, जब भी मैंने चाय पी, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और ये भी सीखा है कि जब आपकी पार्टी चुनाव लड़े तो आप ये मत देखिए कि कौन चुनाव लड़ रहा है, व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, आपका पार्टी, आपकी पार्टी, आपका हाथ का पर्चा महत्वपूर्ण है। आपको आकर किसको आज से नहीं, बहुत पुरानी 10-12 साल पुरानी बात है। और तब मैंने चांदनी की बकल समझी, मैंने कहा दरबार आपने बहुत अच्छी बात कही, ये जीवन भर मेरे दिल में बात और दिमाग में बैठ जाएगी। छोड़ दीजिए बात। देश का विभाजन देखिए, हिंदू मुसलमान, मेरे ख्याल से हम लोग कई हैं जो समाज के अलग अलग वर्गों से आते हैं। हमें तो स्कूल में ये याद ही नहीं था कि कौन किस परिवार से आता है, या कौन किस धर्म का पालन करता है, या कौन किस फेथ में बिलीव करता है। लेकिन आज की स्थिति आपके सामने है, सैकड़ों उदाहरण आपको देखने में आएंगे। अगर आप गिनने बैठे तो शायद दिन पूरा कम पड़ जाएगा कि ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये ब्राह्मण है, अच्छा मैं महेश्वरी हूँ, आप क्या हैं, आप अग्रवाल हैं, क्या फर्क पड़ता है? वही खून बह रहा है, वही देश के लिए काम करना है, वही हम एक दूसरे के लिए सच्चे हैं और काम तो हम एक दूसरे के आएंगे। एक देश को बहुत गंदी तरीके से विभाजित करने की, तुष्टीकरण की नीति पर जो इन्होंने काम करा है वो अक्षम्य है। 1947 का वक्त याद करिए, जब भारत का विभाजन हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना जो बाद में कायदे आजम बने पाकिस्तान के, उन्होंने हिंदुस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो ये कहा था, जब गांधी जी और नेहरू जी उनसे मिलने गए, नेहरू जी ने उनसे कहा गलत कर रहे हैं, तो नेहरू जी को उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं आपको लिख करके देता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। उस बात को कांग्रेस पार्टी ने गलत सिद्ध करके दिखाया। जब तक कांग्रेस ने राज करा, हिंदू और मुसलमान एकांत साथ रहे, एक होकर के रहे, साथ होकर के रहे, कभी फर्क नहीं आया। और वही मोहम्मद अली जिन्ना की बात को सबसे ज्यादा चरितार्थ करा इस प्रधान सेवक जी की पार्टी ने कि आगे से हिंदू और मुसलमान में विभाजन करा। तो वो करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, जो मोहम्मद अली जिन्ना 1947 में पाकिस्तान में भेजे गए। तो काहे के राष्ट्रवादी हैं आप? कौन सबसे बड़े देशद्रोही तो आप हो जो देश का विभाजन कर रहे हो दूसरों को बोलने से पहले। सवाल आप पूछ नहीं सकते। आप लोग सब सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, सोशल मीडिया पे कुछ लिख करके तो देखिए आप किस तरह के जवाब आपको आते हैं। मेरी खुद को अभिव्यक्त करने की आज़ादी छिन गई, कुछ कहने की आज़ादी छिन गई, कुछ करने की आज़ादी छिन गई। तो ये कौन सा प्रजातंत्र है? प्रजातांत्रिक इस तरीके से तो पूरा देश जो है वो कभी भी ना, हमेशा नावाकिफ रहा। प्रजातंत्र में मुझे खुली छूट है कि मैं अपनी बात कहूँ, आपसे एक मंच पर विचार साझा करूँ, कि किसी मुद्दे पर आपसे बहस कर सकूँ, तो या तो आप मुझे कन्विंस कर दीजिए या मैं आपको कन्विंस कर दूँ। लेकिन जिस समय आप सवाल उठाते हैं, सवाल आपने ये उठाया कि पुलवामा अटैक के बाद जब हमने पाकिस्तान की सीमा में घुस करके बम्बार्डिंग करी, कितने लोग थे? समीर पात्रा जी ने फरमाया था शुरू में कि 200 से 300 लोग मारे गए। तरह तरह सबूत आज तक नहीं दिए कि एयरफोर्स ने सिर्फ ये कहा। मैं एयरफोर्स की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ। एयरफोर्स निश्चित सच बोलती है, हमारे देश की सेना जुड़ी हुई नहीं सकती। एयरफोर्स ने कहा कि हमने जाकर के उस क्षेत्र में बम्बार्डिंग करी। आदमी कितने मरे इसका जवाब सरकार दी कि हमने नहीं, हमें नहीं मरे। तो कौन सा 200-300 आदमी मरे? हम भी तो देखें कहाँ बम गिरा है। तो पूछने का अधिकार क्या मुझे नहीं, क्या आपको नहीं, क्या आपको नहीं? अरे हम तो ये पूछ रहे हैं देश के हित में, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि इतने आदमी वहां मरे हैं, वहां क्षति हुई है, मानव क्षति हुई है, बिल्डिंग की क्षति हुई है, तो हमारा सर गर्व से और ऊंचा होगा। लेकिन जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। सवाल तो आप पूछिए, आप देशद्रोही बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें मिला जुला जो रूप है हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान का डिग्रेडेशन आप कहेंगे, हिंदुस्तान को जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से गिराया जा रहा है, अब समय आ गया कि पलट के जवाब देने। राष्ट्र का निर्माण में तो मेरा निवेदन ये है, एक तरीके से होता है कि पंचायत चुनाव से शुरुआत होती है, जो विधानसभा तक जाती है और फिर संसदीय क्षेत्र के चुनाव में जाती है। संसदीय क्षेत्र में आप सब जानते हैं कि जो व्यक्ति चुन करके जाता है वो लोकसभा का मेंबर बनता है, और उस लोकसभा से पावर डिसाइड होती है कि सत्ता किस हाथ में जाएगी, गलत हाथ में जाएगी, सही हाथ में जाएगी। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस बार दिमाग से निकाल लें कि कौन कैंडिडेट है, कैसा है। कांग्रेस का कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट है, उसका साथ देना है, वैचारिक रूप से साथ देना है, समाज में लोगों से चर्चा करके उनके विचारों को परिवर्तित करना है। अगर आवश्यकता हो तो प्यार से हो, बहस करके हो, विचार करके हो, उन्हें सुन करके हो, कुछ कह करके हो, आंकड़ों के रूप में हो या अदरवाइज किसी रूप में। वक्त
वाकई बदलाव का है, क्योंकि बदलाव नहीं आया तो देश गर्त में ज़्यादा चला जाएगा। कहने को बहुत कुछ है, आप लोगों के साथ बैठा अच्छा लगा, दरबार के साथ चाय भी अच्छा लगा। मेरे छोटे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम का। आप जब बुलाएंगे आता रहूँगा, दिल की बातें फिर और होती रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बागड़े जी, आपकी बातों से हम रूबरू हुए। कार्यक्रम के अंत में मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आभार व्यक्त करें। कार्यक्रम के पश्चात हमारे शशांक शर्मा जी का विशेष निवेदन है कि आप सबके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है, कृपया सभी स्वल्पाहार करके जाएं। और किसी को कोई चर्चा करना हो, कोई बात हो तो आदरणीय बागड़िया जी हैं हमारे बीच में उपस्थित। मैं मुख्य तौर पर आप लोगों को सुनने ही आऊँ, तो जो आपके मन में हो जरूर कहिए, जो आप लोगों के मन में बात हो मुझसे जरूर साझा करिए। मैं अपना नंबर, इनको के पास मेरा नंबर है, आप में से जिसको जब ऐसी आवश्यकता लगे, अगर मैं किसी कारण से कोर्ट में आप फोन नहीं उठा पाया तो आपको पलट के फोन करके आपसे जरूर चर्चा करूंगा। डॉक्टर साहब, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में पधारे श्री अजय बागड़े, जयसिंह ठाकुर साहब और समस्त कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, श्री अपारी बंधु युवा कांग्रेस के मेरे साथी, मेरे शांतिपूर्ण वातावरण आज अपना इस मीटिंग में उपस्थित हुए, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद।